धन्यवाद सभापति महोदया। रेल बजट पर आज मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदया, मैं 2016-17 के लिए प्रस्तुत किए गए रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी अभी हम अपने मित्र वेणुगोपाल जी को सुन रहे थे। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें बगैर इच्छा शक्ति के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और इच्छा शक्ति के परिणाम क्या होते हैं उसके लिए दिनकर जी की 4 लाइनें मैं यहां कहना चाहता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो मानव के मग में। खम ठोक थेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। महोदया, सबसे पहले तो मिनिस्टर सर देयर, प्लीज मिस्टर राकेश सिंह कंटिन्यू। ये बैठे हैं महोदय, ऐसे कैसे बात करेंगे? आपके समय एक आदमी नहीं रहता था, आपको हमसे क्या लेना है ना बाबा? यू कंटिन्यू। महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, इसीलिए वो लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, हम लोग फैले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत की रेल को संपूर्ण विश्व में भारत के प्रति बदलते हुए नजरिए के साथ ही देश के आम आदमी, मजदूर, किसान, गांव, महिलाओं की सुविधाओं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का जो विजन उन्होंने दिया है, भारतीय रेल उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं माननीय सुरेश प्रभु जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने कर्मठ सहयोगी राज्य मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी के साथ बहुत मजबूती और सक्षमता का परिचय देकर चुनौतियों से भरे हुए रेल के लिए इस समय में रेल को सही नेतृत्व प्रदान करके सार्थक दिशा देने का काम किया है। महोदया, भारतीय रेल के लिए वास्तव में ये चुनौतियों से भरा हुआ समय है। एक तरफ विरासत में मिले हुए भारतीय रेल का ये हमारा हाफता हुआ तंत्र है, या तो रेल को उसी हाल पर छोड़कर उसी लीक पर हम आगे बढ़ें, या फिर उस लीक से हटकर इस रेल को एक स्वस्थ तंत्र के रूप में विकसित करें। और मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं अपने दोनों माननीय रेल मंत्रियों जी को कि जिन्होंने रेल को एक स्वस्थ तंत्र के रूप में विकसित करने का साहसिक मार्ग चुना है। और यह आवश्यक भी है महोदया, क्योंकि भारत की रेल राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी संपूर्ण भारत को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम होने के साथ साथ भारत की विविधता में जीवन का दर्शन भी कराती है। महोदय, अगर हम नेटवर्क की दृष्टि से देखें तो भारत की रेल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। माल भाड़ा यातायात की दृष्टि से देखते हैं तो दुनिया में चौथे स्थान पर है। प्रति किलोमीटर यात्रियों की दृष्टि से देखें तो ये दुनिया में पहले स्थान पर है। लेकिन महोदय, दुर्भाग्य से यह माना जाता था कि रेल में अच्छी सुविधाएं देने का मतलब है जो उच्च श्रेणी या एसी क्लास में चलने वाले लोग हैं उनके यात्रियों को सुविधा देना। अभी तक की परिस्थितियां यही रही हैं, और इसीलिए एक सामान्य श्रेणी में चलने वाला हमारा कोई गरीब भाई, किसान, युवा, माताएं, बहनें, इनके लिए रेल यात्रा का मतलब होता था कष्ट उठाना। गंदगी से भरी हुई बोगियां, गंदे शौचालय, बिना बिस्तर के बुजुर्गों अथवा छोटे छोटे बच्चों को असुविधाजनक बर्थ पर सुलाने के लिए मजबूर माताएं, एक हाथ से लाठी का सहारा और दूसरे कांपते हाथों से पोटली लेकर शौचालय के दरवाजे पर पास खड़ी हुई हमारी कोई वृद्धा मां। यही नियति थी भारतीय रेल की, और यह माना जाता था कि सामान्य श्रेणी में सफर करने वाले लोगों को ऐसे ही सफर करना पड़ता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ इस सदन में कहना चाहते हैं महोदया कि सरकार बदलने के साथ ही सोच भी बदल गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार आम जनता की सरकार है। गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर और महिलाओं की
भलाई सोचने वाली सरकार है। इसलिए महोदय अब रेलवे में सुविधाओं का अधिकार इनको भी मिलेगा। बातें बहुत छोटी छोटी हैं महोदय, लेकिन संदेश और परिणाम दोनों बड़े हैं। इसलिए हमारे रेल मंत्री जी ने इस बजट में जो निर्णय किया है कि अब सामान्य श्रेणी के डिब्बों में भी साफ सफाई रहे, इसके लिए वहां पर कूड़ेदान की भी व्यवस्था होगी। अन्यथा अभी तक तो पूरी बोगी ही कूड़ेदान के रूप में दिखाई देती थी। यात्रा के दौरान ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग के जरिए साफ सफाई की व्यवस्था होगी। महोदय, अब सामान्य श्रेणी के यात्रियों को भी उनकी अगर आवश्यकता है तो उनको भी डिस्पोजेबल बिस्तर मिलेंगे। क्या सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वालों को डिस्पोजेबल बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती? मैं ये मानता हूं सदन भी इस बात से सहमत होगा कि हमसे और आपसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास तो ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं होते कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस श्रेणी में यात्रा करने वालों को कैटल क्लास के यात्री माना जाता था। ये मैं नहीं कहता, एक पूर्व मंत्री का यही बयान रहा है। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं मानती। ये सरकार ऐसा मानती है। कुछ गलत हो गया? नहीं ठीक, अरे नहीं बोलना। ये सरकार ऐसा नहीं मानती। अरे जनता को जानवर कौन कर? देश जानता है, सदन जानता है, इसलिए उसके बारे में हम क्यों नाम लें। ये सरकार ऐसा मानती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के गरीब का है, किसान का है, जरूरतमंद का है, और इसीलिए हम उनकी सुविधा के लिए ये करने जा रहे हैं। और यही इस सरकार का मानवतावादी चेहरा है। महोदय, बहुत आगे का सोचा गया है इस रेल बजट में। हम ब्रिटिश मानसिकता से इस देश की जनता को बाहर निकालना चाहते हैं। अभी तक जो कुली होता था, लाल रंग की ड्रेस में कोई भी आवाज देकर उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब उसका नाम भी सहायक होगा, उसकी ड्रेस भी बदलेगी, उसको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हमारा गैंगमैन जो रात दिन ट्रेनों की पटरियों की सुविधा के लिए घूमता रहता है, उसकी अपनी सुरक्षा की कोई बात नहीं होती थी, उसको भी अब रक्षक कहा जाएगा। और साथ में उसको ऐसे उपकरण दिए जाएंगे जिसके कारण वो ठीक तरीके से अपना काम कर सके। टॉयलेट्स के बारे में अभी वेणुगोपाल जी भी कह रहे थे, लेकिन अगली बार का जो लक्ष्य रखा है साफ सफाई के लिए, वो 30,000 बायो टॉयलेट्स बनाने का रखा है, जो अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। और महोदय, ये आवश्यक है, क्योंकि मात्र ये स्वास्थ्य और स्वच्छता का भर विषय नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी विषय है। ताकि फिर से हमें ध्यान है, हम कैसे भूल सकते हैं कि पूर्व की सरकार के एक मंत्री ने भारतीय रेल को खुला शौचालय कहा था और पूरे देश ने अपने आप को इसके लिए अपमानित महसूस किया था। दोबारा ये स्थिति इस देश में निर्मित ना हो, इसलिए इस दिशा में हमारे रेल मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। यात्रियों को बीमे की सुविधा भी उपलब्ध हो, यह भी स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ी बात, वेणुगोपाल जी भी बहुत सारी बातें कह रहे थे, किसी भी तरह के किराए में वृद्धि किए बगैर ये सारी यात्री सुविधाओं के बारे में विचार किया गया है। महोदय, इस 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 2020 तक लगभग हर यात्री को जो चाहता है उसको कंफर्म टिकट मिलेगा। ऐसा साहस इस देश में इसके पहले किसी रेल मंत्री ने दिखाया है क्या? और इसीलिए ये एक शुरुआत है। हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है कि आओ मिलकर कुछ नया करें। जब हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो हम दिव्यांगों को कैसे भूल सकते हैं। विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी जो सुविधाएं उनको दी जाना है, ये भी देश में पहली बार हो रही है। लेकिन महोदय, देश में सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाला युवा हो, कोई गरीब किसान हो, मजदूर हो, हमारी कोई मां बहन हो, सभी के अपने अपने परिवार होते हैं। और जिस तरह से हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति की यात्रा पर जाने के बाद चिंता करते हैं, ऐसे उनके अपने परिवार के लोगों को भी उनकी चिंता होती है। और आज तो डिजिटल इंडिया का नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, हर किसी के पास मोबाइल होता है। लेकिन बात छोटी सी है, लेकिन सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों के पास में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस सरकार ने तय किया है कि जिस तरह से आरक्षित और एसी श्रेणी के यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है, वैसे ही
उस डिब्बे में भी हर स्थान पर इसको लगाया जाएगा। परिवर्तन किस तरह से आया है ये देखने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय रेल के बारे में मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुझे बताया, बहुत प्रसन्नता के साथ मुझे फोन करके उसने कहा कि जब वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद स्टेशन से अपने घर जा रहा था तो उसके मोबाइल पर एक फोन आया जिस पर 3 डिजिट थे। उसने नंबर उठाया, उसको एक रिकॉर्डेड कॉल सुनाई दी और उसको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उससे उसकी यात्रा का फीडबैक मांगा गया। इस देश के भीतर कभी किसी ने सोचा कि जहां एक और आपके पास जो नंबर रेलवे के उपलब्ध होते थे उन पर सुविधाएं तो दूर की बात है, समस्याओं के निराकरण की भी अपेक्षा नहीं होती थी। लेकिन इस देश में यह परिवर्तन आज हमें दिखाई दे रहा है कि 1 लाख से अधिक लोगों के पास इस तरह के कॉल जाते हैं और उनसे फीडबैक मांगा जाता है कि आपकी यात्रा किस तरह की है। उन्होंने मुझे फोन करके बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी ओर से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और अपने रेल मंत्री जी को भी बधाई दूं कि रेलवे ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये 3 डिजिट आज इस देश के आम यात्री के सम्मान का सूचक बन गए। आज देश का एक साधारण व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, माताएं बहनें, युवा, इन सभी को इस बात का एहसास है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत से थोड़ी दूर पर बैठा हुआ इस देश का रेल मंत्री और रेलवे के बड़े अधिकारी वहां बैठकर उसकी यात्रा की चिंता कर रहे हैं। इस देश के आम आदमी को और क्या चाहिए महोदया। और केवल इतना नहीं है बल्कि इसके साथ साथ रेल से यात्रा करते समय कोई मां जिसका बच्चा भूख से बिलख रहा हो, उसको दूध की आवश्यकता हो, हमारी कोई युवा बहन जिसको खतरा महसूस हो रहा हो, या फिर हमारा कोई बीमार वृद्ध जिसको इलाज की आवश्यकता हो, केवल तकनीक का सहारा लेकर खुद या अपने किसी सहयात्री के माध्यम से ट्विटर पर संदेश भेजता है और अगला स्टेशन आने के पहले पहले उसको सुविधा उपलब्ध हो जाती है। यह भी देश में पहली बार हुआ है। और यह साधारण बात नहीं है कि रोज 5000 से अधिक ऐसे संदेश आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार, हमारे रेल मंत्री इस देश के आम आदमी से सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे दीनदयालु डब्बे के बारे में। मुझे लगता है शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम उन्होंने नहीं सुना, हालांकि उनके नाम से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जब तक आप समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदया, इस देश की 65% से अधिक आबादी गांव में रहती है और शहरों में रहने वाली भी बड़ी आबादी ऐसी है जो सक्षम नहीं है, जो एसी डिब्बों में या रिजर्वेशन लेकर यात्रा करना उनकी क्षमता के बाहर है। लेकिन इस बजट में पहली बार उनकी चिंता की गई है और उनको सुविधाजनक यात्रा हो इसके लिए सामान्य श्रेणी के सुविधायुक्त कोचों के साथ लंबी दूरी की ट्रेनों में उनको लगाया जाएगा। और ऐसे डिब्बों को दीनदयालु डिब्बे कहा गया है और साथ में ऐसे लोगों के लिए जो पूरी सामान्य श्रेणी की ट्रेन चलाई जाएगी उनको अंत्योदय एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। वेणुगोपाल जी, बहुत सारी बातें अभी आपने की, हमारे मित्र हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में क्या होगा कि इस देश के रेल मंत्री को आजादी के 66 साल के बाद यह कहना पड़े कि हम स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाएंगे। अरे आजादी के बाद के 65 साल में आप पीने का साफ पानी भी इस देश की जनता को उपलब्ध नहीं करा पाए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश की जनता के लिए क्या हो सकती है। और इसलिए हम गर्व के साथ इस सदन के भीतर कहना चाहते हैं कि ये रेल बजट सिर्फ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड और समृद्धि की ओर जाने वाला बजट भर नहीं है, बल्कि ये बजट हमारी सरकार का गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं के प्रति मानवीयता का प्रतीक वाला बजट भी है। और जिस तरह से इस बजट में देश के सीनियर सिटीजन और महिलाओं का ध्यान रखा गया है, माननीय मंत्री जी अपने भाषण में उसका उल्लेख कर चुके हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। महोदय, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी कोई तकनीक की बात होती है तो यह माना जाता है कि तकनीक की अपनी कोई संवेदना नहीं होती, अपना कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन यह रेल बजट इस देश में एक अपवाद रेल बजट है, जहां रेल मंत्री जी ने अत्यंत आधुनिक तकनीक के उपयोग के बाद भी इस बजट को
एक ह्यूमन फेस दिया है, एक मानवीय चेहरा दिया है। और ये मानवीय चेहरा ही इस सरकार की पहचान है और यही हमारा आह्वान है कि आओ मिलकर कुछ नया करें। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि भारत की रेलें इस बात के लिए बदनाम रहती थीं, लेट लतीफी के लिए। समय, ईंधन और धन तीनों की बर्बादी हुआ करती थी। महोदय, मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था तो यूपीए सरकार के और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के बजट के पन्नों को पलटकर देख रहा था कि शायद किसी मंत्री ने ये ट्रेन समय पर चले इस चुनौती को स्वीकार किया हो, लेकिन ऐसा मुझे मिला नहीं। लेकिन हमें गर्व है अपने रेल मंत्री पर और उनके साहस पर कि जिन्होंने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया है बल्कि 2020 तक इस देश में 95% ट्रेनें समय पर चले, इस बात का भी विश्वास इस देश को दिलाया है। सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं एक बड़ी समस्या रेलवे की संपत्तियों के साथ रहती है। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो खाली जमीनें पड़ी हुई होती हैं उन पर एनक्रोचमेंट होता है, बस्तियां बस जाती हैं, बहुत बार आपराधिक गतिविधियां भी वहां से संचालित होती हैं और उन समस्याओं से निपटना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन इस बार रेल बजट में माननीय मंत्री जी ने निर्णय किया है कि आसपास की इन जमीनों को पट्टे पर हम देंगे और ऐसे वंचित समूह के लोगों को देंगे जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग ये सभी लोग होंगे। इस पर वे बागवानी करें, जैविक खेती करें, उनका भी कल्याण होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ में रेलवे की जमीन भी अतिक्रमण से बचेगी और उसके साथ साथ इस देश का ऐसी बस्तियों में रहने वाला युवा आपराधिक गतिविधियों में नहीं बल्कि सकारात्मक काम में अपनी ऊर्जा लगाएगा। ये सोच है भारतीय रेल के साथ गरीब के विकास का कदम ताल। महोदय, इस बार जितनी नई चीजों पर विचार किया गया है, अगर बड़े मन के साथ विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथी इस पर विचार करें तो वे भी ये मानेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है। सभापति महोदया, आईआरसीटीसी की वेबसाइट के बारे में सभी जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा हिट्स इसको मिलते हैं और यहां बैठा हुआ हर हमारा सम्मानीय सदस्य इस बात को जानता है कि इंटरनेट की दुनिया में किसी साइट्स पर हिट्स के क्या मायने होते हैं और कैसे इन हिट्स से देश के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, यह समझने वाली बात है। जैसे हमारे रेल मंत्री जी ने इस बात को समझा है और उन्होंने इन हिट्स के माध्यम से भी रेलवे के लिए कमाई का जरिया खोज के निकाला है। भारतीय रेल की वेबसाइट ई कॉमर्स के लिए देश का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकती है, ये इसके पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। सदन इस बात को जानता है कि ये वेबसाइट, हमारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट दुनिया की सबसे ज्यादा हिट्स पाने वाली 500 वेबसाइट्स में शामिल है। फिर क्यों नहीं इस तकनीक का फायदा हमारी भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया। गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियां हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई केवल इसलिए करती हैं कि उनकी साइट्स पर विजिटर ज्यादा होते हैं, उनकी साइट्स पर हिट्स ज्यादा होते हैं। फिर क्यों नहीं भारतीय रेल भी डिजिटल इंडिया के इस युग में इस दिशा में आगे बढ़ सकती है और हमें प्रसन्नता है कि उस दिशा में हमारे रेल मंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। सभापति महोदया, एक और बात जो सदन में मैं कहना चाहता हूं, जिसको सिर्फ भारत नहीं मानेगा बल्कि दुनिया की हर कंपनी मानेगी, सदन तो सहमत होगा ही, सारे दुनिया का कारोबारी जगत जिसको मानेगा, और वो है डेटा एनालिसिस। और हमारे रेल मंत्री चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि रेलवे का डेटा एनालिसिस किया जाए। सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया का कारोबार डेटा एनालिसिस पर टिका हुआ है। दरअसल डेटा एनालिसिस ही वो है जिसके आधार पर योजना की नींव बनती है और आंकड़ों के विश्लेषण के बगैर कोई भी सार्थक योजना नहीं बनाई जा सकती। हमने कभी विचार किया है कि कितने आंकड़े होंगे हमारी भारतीय रेल के पास जब हम डेटा एनालिसिस शुरू करेंगे? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, जिसमें रोजाना 21,000 सवारी और मालगाड़ियां चलती हों, जहां 2 करोड़ 30 लाख रेल यात्री रोजाना सफर करते हों, जिससे देश का 90% कोयला ढोया जाता हो, जहां एक साल में 109 करोड़ टन की माल की ढुलाई होती हो, जिस नेटवर्क की साइट पर सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हो, रेलवे के हित में
उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। और ये सदन इस बात को जानता है कि एक संगठन के रूप में भारतीय रेल के पास में 100 टेराबाइट से भी ज्यादा का डेटा संग्रहण होता है। और लेकिन इस डेटा के एनालिसिस से भविष्य की रेल के बारे में विचार हो, ये कभी सोचा नहीं गया। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने रेल मंत्रियों को कि अब रेलवे इस बिग डेटा का भी एनालिसिस करेगा और इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है, स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड एनालिटिक्स, जिसे कहा जाएगा सूत्र। और यही सूत्र भविष्य में रेल के चेहरे को संवारने का काम करेगा। सभापति महोदय, इसके बाद भी ये कहा जाए कि रेल बजट में नया कुछ नहीं है, तो फिर खेद प्रकट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। राजस्व बढ़ाने की कमाई के बारे में भी हमारे पूर्व के वक्ता ने बहुत सी बातें की थी। किराए से हटकर राजस्व बढ़ाना, यही सबसे बड़ी चुनौती रेलवे के सामने रही है और रेल मंत्री जी ने उसको बहुत ही ठीक दिशा में लिया है। रेलवे की जो संपत्तियां हैं उन पर विज्ञापन के प्रबंधन के साथ में अत्यधिक राजस्व एकत्रित किया जा सकता है। हर दिन हमारी रेलगाड़ियों में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। करीब इतने ही लोग रेलवे स्टेशन पर आते हैं। इसका मतलब है हमारी रेलवे की संपत्तियों पर फुटफॉल लगभग 5 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, जो किसी भी यूरोपियन देश की जनसंख्या से ज्यादा है। और जब इतने बड़ी संख्या में लोग हमारे रेलवे की संपत्तियों पर आते हैं और अपनी हम ग्राहक शक्ति का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर लें, तो हर साल क्या करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में हम अपना नहीं बढ़ा सकते। और यही बात माननीय रेल मंत्री जी ने इस रेल बजट में की है। और इसलिए अगले 3 महीनों में देश के करीब 20 स्टेशनों पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम होगा और केवल विज्ञापन से ही जो प्राप्त होने वाला रेवेन्यू है उसको 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसमें एक और वित्तीय पक्ष है जिस पर रेल मंत्री जी का ध्यान गया है। रेलवे की पार्सल सेवा, इसको एक ऐसा माध्यम बनाना कि किराए से हटकर इससे भी बड़ी मात्रा में कमाई हो सके। और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की एक पायलट परियोजना भी शुरू हुई है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सभापति महोदय, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पार्सल इंडस्ट्री का कारोबार 2019 तक लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और हर साल इसमें 10% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है। और यहां बैठे हुए हम सभी इस बात से सहमत हैं कि आज का जो जमाना है ई कॉमर्स का है, ऑनलाइन सामान मंगवाने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में भारतीय रेल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसके पहले कभी किसी रेल मंत्री का ध्यान इस तरफ नहीं गया। हमारे विपक्षी साथी कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बागवानी करने से, सब्जी उगाने से कितना लाभ रेलवे को होगा, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि देश के पर्यावरण का लाभ तो होगा। और यही इस रेल बजट की खासियत है। जिस तरह से इस रेल बजट में पर्यावरण, कार्बन क्रेडिट और गैर पारंपरिक ऊर्जा को लेकर जो बातें की गई हैं, वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत प्रोफेशनल तरीका है। हमारे रेल मंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण के साथ भी कमाई का एक और रास्ता निकाला है। जैसे रेलगाड़ियों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करना और उसके साथ साथ रेलवे की खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाना। और आज इसकी जरूरत भी है, क्योंकि इस बार हमने 1600 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और इसके लिए 50% की बजट में बढ़ोतरी भी की गई है और 2000 किलोमीटर का अगली बार का इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रस्ताव भी है। इसके लिए रेलवे को बिजली चाहिए होगी और वो भी सस्ती बिजली, और इस प्रयोग से हमें उसमें सफलता मिलने वाली है। वेणु जी अभी कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, बचत कैसे होगी। हमारे रेल मंत्री जी ने पिछले बजट में, ऊर्जा बजट में 3000 करोड़ रुपए की बचत आने वाले 3 सालों में की थी। हमें खुशी है सदन के भीतर कहते हुए कि ये 3 साल नहीं बल्कि ये बचत 2 साल के अंदर ही कर ली जाएगी। और इसका मतलब एकदम साफ है कि रेलवे की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की हैं। और ऐसे में अगर ये सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो रेलवे के लिए कितना अधिक लाभदायक होगा, ये बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यही है भविष्य की रेल का विजन।
सदन इस बात पर विचार करे कि अगर भारतीय रेल की 12,335 रेलगाड़ियों की छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। देश भर में 66,000 किलोमीटर जो लंबा रेलवे ट्रैक है, इसमें अगर सोलर पैनल लग गए तो शायद ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट होगा। और इसीलिए आज जब सारी दुनिया प्रदूषण से लड़ने की बात कर रही है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, तो क्यों नहीं इस दिशा में हम आगे बढ़ते। क्या ये नया और सार्थक सोच नहीं है वेणु जी? और इसीलिए हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कि आइए हम कुछ नया करें। आपने अभी यातायात की बात की थी। भारत के रेल का कुल राजस्व का 60%, उससे भी अधिक बल्कि माल ढुलाई से आता है। लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों के पास दूरदृष्टि न होने के कारण यह लगातार घटता ही गया है। 1951 में कुल यातायात का देश का 89% रेलवे के पास होता था, लेकिन अब यह मात्र 36% बचा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और इसीलिए इसकी चिंता करते हुए कि देश में लोगों का विश्वास रेल यातायात पर बढ़े, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना का काम प्रारंभ हुआ था, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास भी जीता जा सके और समय पर परिचालन भी हो और गुड्स की डिलीवरी भी समय पर हो। कृषि उत्पाद के लिए रेलवे एक अच्छा माध्यम बने। लेकिन बाद की सरकारों की क्या प्राथमिकता थी, उसके परिणाम सामने हैं कि पिछले 6 सालों में पूर्व की सरकारों के समय पर इसके लिए मात्र 13,000 करोड़ रुपए के ही ठेके दिए गए। और हमें प्रसन्नता है सदन के भीतर यह कहते हुए कि एनडीए की सरकार बनने के बाद, माननीय सुरेश प्रभु जी के रेल मंत्री बनने के बाद इन 20 महीनों के भीतर ही 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके इसके लिए दिए जा चुके हैं। यह है हमारी प्रतिबद्धता। भविष्य में इस दिशा में और भी अधिक काम हो, उसके लिए लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की भी योजना है। उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, माननीय मंत्री जी ने उसकी जानकारी दी थी। लेकिन महोदय, दूरदृष्टि ना होने का खामियाजा वो देश को किस तरह से भुगतना पड़ता है। अगर सरकारों के पास दूरदृष्टि ना हो तो वो खामियाजा देश की जनता भुगतती है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां सदन में बैठे हुए बहुत सारे लोग, हमारे मित्र दुबे जी तो जानते ही होंगे, 1873 में एक किताब प्रकाशित हुई थी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। यहां बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। इस पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। इसके पीछे की भूमिका यह है, एक अंग्रेज थे फिलिप फॉग, जिन्होंने शर्त लगाई थी कि वे 80 दिनों के भीतर पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेंगे। बाद में वो शर्त उन्होंने जीती भी। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हुई। मिस्र से स्वेज नहर होकर वे भारत तक आए और यहां से मुंबई पहुंचे। मुंबई से उनको कलकत्ता तक की यात्रा करना थी। मुंबई से कलकत्ता के लिए ट्रेन का टिकट भी उन्होंने लिया और यह प्लान किया कि 3 दिनों में हमको कलकत्ता तक पहुंचना है। लेकिन बीच में ही उनको मालूम पड़ा कि ये ट्रेन पूरी कलकत्ता तक नहीं जाती। और मैंने अभी अभी गणेश जी से पूछा था, तो बीच का एक स्टेशन जिसका नाम मुझे स्पष्ट नहीं है, कोई खोलबी, छेवकी या खोलबी, ऐसा कोई स्टेशन है छेवकी, जहां तक उस समय पे वो ट्रेन जाती थी, वो वहां उतरना पड़ा उनको। और उसके बाद वहां से इलाहाबाद तक की यात्रा उन्होंने हाथी पर बैठ के पूरी की और इलाहाबाद से कलकत्ता की यात्रा फिर उन्होंने पूरी की। बताने का मतलब यह है कि उसके बाद इसको लेकर उन्होंने बहुत विस्तार से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इस यात्रा का उल्लेख किया था। और उसमें इस बात को लिखा था कि भारत में मुंबई से कलकत्ता तक की यात्रा 3 दिनों में पूरी नहीं की जा सकती। चूंकि वो पुस्तक बहुत चर्चित हुई, अंग्रेजों का भी ध्यान उसकी तरफ गया और उसके बाद में उन्होंने जो रूट जो प्रारंभ से उनके ध्यान में था, उसके अनुसार जब उस पर काम किया तो वर्तमान का मुंबई कलकत्ता ट्रेन रूट ये बिछाया गया। लेकिन उनको यह भी ध्यान में आया कि ये 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, इसको कम किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है। और इसलिए 1925 में 1925 में एक छोटे रूट के लिए चिरमिरी से बरवाडी के बीच एक नए ट्रैक को बिछाने का सर्वे हुआ था और मुंबई हावड़ा रूट उससे जोड़ा जाए, यह भी तय हुआ, ताकि लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इसको ठीक कर देंगे, इसमें कम होगी।
महोदय, दुर्भाग्य यह है कि जिस बात को अंग्रेजों ने सोचा, आजादी के बाद की सरकारों ने उस पर विचार तक नहीं किया। 1976 में कहीं यह विषय एक बार ध्यान में आया, लेकिन उसके बाद विषय फिर खत्म हो गया। 1999 में फिर इस पर चर्चा प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ममता जी की सरकार आई, उस समय यह विषय फिर एक बार उठा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज सदन इस बात को जानकर बड़ा हर्षित होगा। हम बड़े गर्व के साथ में कहना चाहते हैं कि 1925 में अंग्रेजों ने जिस बात को सोचा था, जिस महत्वपूर्ण रूट को बिछाने की बात की थी, आजादी के बाद के इन 65 सालों में अगर वो श्रेय किसी को मिला है तो हमारे माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी को मिला है, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए की राशि भी इसके लिए स्वीकृत की है। सदन इस पर विचार करे कि अगर आजादी के बाद में इस रूट के बारे में सोच लिया गया होता और 300 से 400 किलोमीटर की दूरी कम कर ली गई होती तो रेलवे को राजस्व की दृष्टि से कितना अधिक लाभ होता। बहुत सी बातें अभी हमारे वक्ता कह रहे थे। केवल दुर्घटनाओं के बारे में छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2010 और 2011 के बीच में और 11 से 12 के बीच में 12,795 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान रेलवे को हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार जागी नहीं। उसके पहले अटल जी के समय पे 2002 और 2003 में कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान की बात हुई थी और इसकी शुरुआत भी हुई थी जो भारतीय रेल की सुरक्षा को लेकर थी। 10 सालों में 2 चरणों में इसको पूरा होना था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 31,895 करोड़ रुपए के फंड के साथ जो प्लान शुरू हुआ था उसका पहला चरण भी 2008 में पूरा नहीं हो सका। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है। फायर अलार्म सिस्टम यात्रियों की सुविधा के लिए 2000 तय में अटल जी की सरकार के समय पर तय हुआ था। 5000 ट्रेन में फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2010 में प्रयोग के तौर पर केवल 1 ट्रेन में सिस्टम लगा पाए थे। उसके बाद भी यह कहा जाता है कि यह रेल बजट अच्छा नहीं है। महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा में भी रेलवे का कितना महत्वपूर्ण योगदान है ये बताने की आवश्यकता नहीं। हमारा पड़ोसी देश चीन है, उसने जो विकास किया है, हम चाहें या ना चाहें उसकी तरफ हमें देखना ही होगा, क्योंकि एक समय था जब रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से चीन हमसे बहुत पीछे था। आजादी के बाद 1950 और 51 में हमारे देश में नेटवर्क था 53,596 किलोमीटर, जो अब जाकर हुआ है 65,800 किलोमीटर, यानी कुल हमने 12,204 किलोमीटर की पटरियां बिछाई। और चीन में 1949 में 31,800 किलोमीटर का नेटवर्क था, जो 1975 में 46,000 किलोमीटर तक पहुंचा था। 1995 में हम और चीन बराबरी पे थे, लेकिन उसके बाद चीन ने 1,21,000 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण किया और हम पहुंचे 65,800 किलोमीटर तक। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ता कह रहे थे। पूर्व की सरकार ने अपने समय पर क्या क्या किया, उनकी सरकार ने अपने लंबे शासनकाल में क्या किया, विस्तार में नहीं लेकिन थोड़े में सदन के सामने आना जरूरी है। इनका जो पिछला 30 साल का कार्यकाल था उसमें 1,97,883 करोड़ रुपए की 676 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी। उनमें से केवल 317 को ही पूरा कर पाए और जो बची हुई 359 परियोजनाएं थी उनको पूरा करने के लिए इनके कार्यकाल में ही 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता थी। फिर भी ये रेल बजट अच्छा नहीं है। और पिछले 10 सालों में यूपीए के क्या हुआ था, 7,000 करोड़ रुपए की 99 नई रेल लाइन परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी। सदन को ये जान के आश्चर्य होगा, उसमें से केवल 1 परियोजना ये पूरी कर पाए थे। आखिर किसके भरोसे पे छोड़कर गए थे? क्यों राजनीतिक आधार पर निर्णय किए गए? जब इनको आप पूरा ही नहीं कर सकते थे तो ऐसे निर्णय क्यों किए गए? 2013-14 में जो उनका बजट था उसमें अपने भाषण में इन्होंने माना था कि रेल की सुरक्षा और विकास के लिए बनी हुई जो समितियां हैं, विशेष रूप से काकोडकर समिति और सैम पित्रोदा, इनमें से केवल कुछ पर काम प्रारंभ हुआ है। सभापति महोदय, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया,
बल्कि हम तो सदन को यह बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। 1960 में एक कुंजरू समिति बनाई थी जो रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी, उसने अपनी सिफारिशें दी। 1968 में वांगचू कमेटी बनाई, वो भी रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी, उसने भी सिफारिशें दी। फिर 1978 में सीकरी कमेटी बनी, वो भी सेफ्टी के बारे में थी, उसने भी सिफारिशें दी। फिर बाद में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में एक खन्ना कमेटी बनी जो इन सारी समितियों ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं उस पर विचार करने के लिए बनाई कि उसका अध्ययन करके और वो सरकार को बताएंगे। ये यहां पर भी नहीं रुके, उसके बाद काकोडकर जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई गई। फिर मॉडर्नाइजेशन को लेकर सैम पित्रोदा कमेटी बनाई गई। इतनी कमेटियां बनी सभापति महोदय, 50 साल से अधिक समय में देश चलाने के बाद मात्र 11,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें जोड़ पाए। रेलवे ट्रैक में आधे का भी इलेक्ट्रिफिकेशन ये नहीं कर पाए, और इसीलिए केवल कमेटी बनाने से देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी सिफारिशों को मानने और उनको लागू करने की इच्छा शक्ति भी सरकार के पास चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो इनके पास में नहीं थी। कमेटियां हमने भी बनाई हैं, माननीय सुरेश प्रभु जी के समय पर भी कमेटियां बनी। निश्चित अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देवराय समिति बनी है, उसने रेल विकास प्राधिकरण का सुझाव दिया था, सिद्धांत रूप से उसको मान भी लिया गया है। काकोडकर समिति की 106 में से ज्यादातर सिफारिशों पर ठोस कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सभापति महोदय, एक और बात जो विशेष रूप से जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी रेलवे की परियोजनाएं स्वीकृत होती थी, इनको क्रियान्वयन के लिए या अमली जामा पहनाने के लिए 2 साल या उससे भी अधिक का समय लगता था। इसमें टेंडरिंग वगैरह की प्रक्रिया भी शामिल होती थी। लेकिन अभी इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था कि विकेंद्रीकरण नहीं किया, लेकिन अब जो सारे अधिकार हैं इनका विकेंद्रीकरण क्षेत्रीय स्तर तक कर दिया गया है, और यह तय कर दिया गया है कि ऐसी किसी भी परियोजना के लिए 6 से 8 महीने का समय अधिकतम होगा। और हम गर्व से कहना चाहेंगे, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत है, जिसको रेलवे ने लागू करके दिखाया है। ये पूर्व में भी ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अभी उन्होंने भेदभाव की बात भी की थी, लेकिन भेदभाव रहित विकास का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई सरकार है तो हमारी एनडीए की सरकार है। उदाहरण है हमारे सामने। पहले भी बहुत सारे रेल मंत्री रहे, बिहार से हमारे बहुत से माननीय रेल मंत्री रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल एक बात स्मरण कराना चाहता हूं। चलिए वो भी रहे हैं, आपने भी जानकारी दी। जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो 2006-7 में और 7-8 के बजट में बिहार में मधेपुरा और मधौरा में रेल फैक्ट्रीज की घोषणा हुई थी। लेकिन सदन यहां है, लोग जानना चाहते हैं, घोषणा तो आप करके गए थे, 8 साल में हुआ क्या? ये केवल घोषणाएं बनके रह गई। लेकिन हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि बिहार में बगैर किसी भेदभाव के अगर न्याय किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी ने किया है। और इस बजट में पीपीपी के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए की बोलियों को अंतिम रूप उन फैक्ट्रियों के लिए दिया गया है। और ये मेक इन इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये उसकी ओर बिहार में बढ़ने वाला पहला कदम है। और हम ये भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि रेलवे की दृष्टि से बिहार में अभी तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश हमारी इस एनडीए के। मेरे पास समय है सभापति महोदय, अभी समय है, पार्टी का समय है, मैं अपने समय के भीतर बोलूंगा, मैं 10 मिनट और लूंगा। बोलने वाला ज्यादा है आपको। और मैं देश इस बात को जानता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जब वे अपनी बात कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि रेल बजट अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम अपने यहां पर बैठे हुए बिहार के सभी साथी सांसदों को बधाई देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास को पंख लगाए। आज आवश्यकता है कि रेल के पूरे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हो, और उसके लिए जो भारतीय रेल जो देश की जीवन रेखा है,
ये संचालित होती है अपने 17 रीजनल और 68 डिवीजन प्रशासनिक कार्यालयों के द्वारा। 2001 में देश में 8,897 रेलगाड़ियां थीं, जो अब बढ़कर 12,335 हो गई हैं। लेकिन रेलवे ट्रैक की लंबाई नहीं बढ़ी, केवल 66,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की लंबाई है, उसमें वृद्धि नहीं हुई। आज इस बात को भी समझना पड़ेगा, वेणु जी अभी कह रहे थे कि रेलवे के नेटवर्क पर कितना दबाव है, उसका अंदाजा हमको इस बात से लगाना चाहिए कि केवल रेलवे नेटवर्क का जो 40% हिस्सा है उस पर 80% ट्रैफिक चल रहा है, और यही कारण है कि रेलवे अत्यधिक दबाव से गुजर रही है। उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, आज 25 साल से अधिक बहुत सी चीजें, उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, जो विरासत में हमें मिली हैं, जिनके आधार पर भारतीय रेल का संचालन हो रहा है, और इसीलिए तय हुआ कि अब राज्यों के साथ में भागीदारी बढ़ाई जाए, और इसीलिए एक जॉइंट वेंचर की भी स्थापना को मंजूरी दी है, और यही देश के विकास के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसकी आज देश को आवश्यकता थी। सभापति महोदय, रेल भविष्य में राजनीतिक लाभ हानि का टूल ना बने, इसके लिए राष्ट्रीय रेल योजना की स्थापना भी माननीय रेल मंत्री जी ने की है। इसके लिए भी हम उनको बधाई देना चाहते हैं। सदन रेलवे का जो वित्तीय पक्ष है, सभापति महोदय, मुझे 10 मिनट का समय और लगेगा, मेरा भाषण करीब करीब पूरा है। मैं अपना पहले वक्ता के रूप में बोल रहा हूं, वो पार्टी का समय मेरे पास में है, और ये विषय मुझे लगता है कि सदन के सामने आना चाहिए। हाँ, मैं मान रहा हूं, लेकिन समय है, मुझे जो समय दिया गया था उसमें समय मेरे पास अभी है। मुझे 50 मिनट का समय दिया गया था। योर टाइम इज ओवर। नहीं, 40 मिनट मैंने अभी लिए हैं। चलिए, मैं इसको वित्तीय पक्ष को नहीं रखता, ये हमारे बाद के कोई वक्ता इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। ऑपरेटिंग रेशो के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक इनकी सरकारें थीं, आमतौर पर 94% के आसपास ही ऑपरेटिंग रेशो रहा करता था। यह पहली बार है कि हम आज 90% पर आकर खड़े हुए हैं, और इसका मतलब बड़ा साफ है कि 1 रुपए में जहां पहले 6 पैसा बचता था विकास के लिए, आज हम 10 पैसे की ओर बढ़े हैं। और इसमें इसके माध्यम से 8,720 करोड़ रुपए की बचत भी रेल मंत्रालय ने की है। रेल को एक बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए योजना बजट में भी माननीय मंत्री जी ने 21% की बढ़ोतरी की है। और एक और पहली बार यह हुआ इस देश के भीतर, सभापति महोदय, कि पिछले बजट में हमने क्या किया उसको लेकर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन के सामने रखी है। यह साहस किसी रेल मंत्री ने पहली बार इस सदन के भीतर दिखाया। इस बात के लिए भी मैं सरकार को, अपने मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अब यह भी तय किया गया है, अभी तक होता यह था कि कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई ये आंकड़े दिए जाते थे, लेकिन अब यह तय किया गया है कि कितने दिन कितने किलोमीटर की रेल लाइन चालू की गई, यानी कमीशनिंग कितने किलोमीटर रेल लाइन की गई, अब सरकार ये बताएगी। और इन सब में रेल मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में कहा था, उसमें हम बहुत आगे हैं, काफी तेजी के साथ में आगे बढ़े हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन में हम आगे बढ़े हैं, डबलिंग में हम आगे बढ़े हैं। कुछ गाड़ियों के बारे में भी तय किया गया है कि 3 तरह की गाड़ियां हम शुरू करने जा रहे हैं। सदन को एक बात को जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, आमतौर पर देश के सभी सांसदों का अभी तक तो साल में 1 बार या 2 बार अपने महाप्रबंधक के साथ में एक बैठक होती थी, जिसमें केवल सुझाव देने तक की भूमिका हमारी हुआ करती थी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट में यह कहा था कि अब हर मंडल के भीतर सांसद की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जो उस कमेटी की दी हुई सिफारिशें रेलवे लागू करेगा, उसको क्रियान्वयन करने का काम भी इस बजट में माननीय मंत्री जी ने कर दिया है। मेरे ख्याल से मंत्री जी का ध्यान यही है, सुरेश प्रभु जी यही सुन रहे हैं। प्लीज कंक्लूड। राकेश सिंह जी, समाप्त हो गया मेरा, प्लीज कंक्लूड। समाप्त हो गया। और जहां तक बात आप अभी तक थी भेदभाव वाली, मेरे पास वो पूरी सूची है, आंध्र प्रदेश से लेके और उत्तर प्रदेश तक, जिन राज्यों को पिछले सालों में जो बजट दिया गया था रेलवे की दृष्टि से, और इन 20 महीनों में कितना दिया गया है, क्योंकि हमारी सरकार ये मानती है सबका साथ सबका विकास, भेदभाव रहित विकास, और उसी दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है। और सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं इसके साथ में अपने सम्मानीय रेल मंत्री जी सुरेश प्रभु जी, सम्मानीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं,
कि इन्होंने पूर्व में विपक्ष की सरकारों के समान 10 सालों में 3,438 ट्रेनें शुरू करने की कोशिश नहीं की, ना इनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने कहा कि आइए कुछ नया करें। और साथ में उन्होंने एक जो अंग्रेजी मशहूर साहित्यकार हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी पंक्तियों को चरितार्थ किया, जिसका अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ी खूबसूरती से किया है। जंगल से 2 रास्ते फूटे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर आना जाना कम था। जंगल से 2 रास्ते फूटे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर आना जाना कम था। सब कुछ जो बदला इसलिए बदला। सुरेश प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी, समापन हो रहा है, इस सब आपत्ति कर रहे हैं कि आप नहीं सुन रहे हैं। ये आखिरी आपके लिए है कि आपने कहा है कुछ नया करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं। जंगल से 2 रास्ते फूटे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर आना जाना कम था। जंगल से 2 रास्ते फूटे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर आना जाना कम था। सब कुछ जो बदला इसलिए बदला क्योंकि जो चुना वो रास्ता नया था, वो रास्ता नया था। और इसी के साथ मैं अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर, अपना प्रदेश मध्य प्रदेश और उसके साथ देश की जनता की ओर से आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने की बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं। और उसके साथ मेरे संसदीय क्षेत्र की जो बातें हैं उनको मैं अलग से आपको लिखकर दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे भी पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।